एक बार फिर स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे चारों मेहमान हमारे साथ हैं। नेपाल में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है, तो आपको सीधे वहीं की खबर बताते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर के जो युवा हैं वो सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। काठमांडू की सड़कों पर खूब हंगामा और बवाल इस वक्त चल रहा है और ये प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन के अंदर भी दाखिल हो गए। संसद भवन परिसर में जो इमारतें हैं उसके ऊपर चढ़ गए, पुलिस की बैरिकेडिंग को इन्होंने तोड़ दिया। पहली बार संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी नेपाल में हुई है। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं सड़कों की, आप जरा भीड़ देखिए जरा सड़कों के ऊपर। ये देखिए सड़कें इस वक्त पटी हुई हैं प्रदर्शनकारियों से। इनके दो मुद्दे हैं, एक तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आए, पहले इन्होंने आंदोलन की कॉल दी थी, फिर आज इन्होंने कहा था हम सड़कों पर उतरेंगे, तो काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया वहां की सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग आए। दूसरा मुद्दा 26 सोशल मीडिया ऐप्स को चीन की माफ कीजिएगा नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया है, उसके खिलाफ भी इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास, इन सब इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प भी हो गई। इन प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था और कहा था कि ये नेपाल के सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकरण करवाएं, उनकी शर्तें माने, तब इनको दोबारा नेपाल में ऑपरेट करने दिया जाएगा। इसके खिलाफ लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए हैं। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। नीतीश, नेपाल में भी अभी कुछ दिनों पहले ही गए थे वहां पर जब राजशाही को लेकर आंदोलन हो रहा था। अभी काठमांडू से क्या खबरें हैं नीतीश? देखिए, अभी काठमांडू से जो खबरें आ रही हैं, हर जगह सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। संसद भवन में युवा जो है प्रवेश कर गए हैं और पुलिस ने वहां गोली चलाई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है और करीब 80 लोगों को गोली लगने की जानकारी अभी आ रही है। तो एक बड़ा प्रदर्शन है, जैन जेड इसका नाम दिया गया है। युवा इसमें शामिल हैं। जैन जी उनको कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है और जाहिर है जो सोशल मीडिया साइट्स को जिस तरह से बैन किया गया है उससे युवा काफ़ी नाराज हैं। और सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि जो सोशल साइट्स हैं उनको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको यहाँ अपना दफ्तर खोलना होगा। 2024 में ये कानून आया था, लेकिन कुछ कंपनियां ही ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, दफ्तर खोला, जिनमें एक टिकटॉक भी है, और कई दूसरी कंपनियां जिन्होंने ये नियम का पालन नहीं किया है उनको सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद नेपाली टेलीकॉम को एक पत्र भेजकर कहा गया कि इनको बैन किया जाए। और इसी को लेकर जो है युवा सड़कों पर हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो एक आंदोलन हुआ था नेपाल में राजशाही के समर्थन में, उसको रोकने के लिए युवाओं की आवाज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी जो आंदोलन है ये बिल्कुल अलग आंदोलन है, उस समय के आंदोलन से ये बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस तरह सोशल साइट्स को बैन किया गया और कम समय दिया गया, इसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं और यही कारण है कि लोग सड़कों पर हैं। सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा भी गया, प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही भी गई थी वो भी काफ़ी उकसाने वाली थी। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि नियमों का पालन जो नहीं करता है तो आप क्या अंजाम भुगतेंगे। तो इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन जो एक सोशल साइट टिकटॉक जो एक्टिव था उस पर लोग जुड़े और वही एक आंदोलन को खड़ा करने की एक बड़ी वजह बन गया। और ख़ास तौर से जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में आ गए हैं। तो काठमांडू की जो स्थिति है काफ़ी भयावह कह सकते हैं, क्योंकि हर तरफ जो है वहाँ सड़कों पर लोग हैं, पुलिस गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। काठमांडू को चारों तरफ से जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सील कर दिया है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल के काठमांडू के अलावा कई दूसरे शहरों तक, ज़िलों तक ये आंदोलन जो है फैल सकता है। ये बड़ा सवाल है, जैसा आपने बताया कि इसमें अब कुछ और जो प्रदर्शनकारी या एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल ये मुद्दा भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया का बैन यहीं तक आपको लगता रहेगा या अब एक और कोई बड़ा व्यापक रूप ले सकता है, एक बड़ा एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन सकता है?
देखिए फिलहाल तो अभी सोशल मीडिया का जो बैन है वो युवाओं को एकजुट किया है, इसलिए अभी कुछ वहाँ के पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो है ये सोशल मीडिया का जो बैन का मुद्दा है यही इसमें शामिल नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन व्यापक हो रहा है तो संभव है कि इस आंदोलन में वो लोग भी जुड़ जाएं जो कुछ दिन पहले राजशाही के समर्थन में वहाँ सड़कों पर थे। लेकिन फिलहाल चूंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बैन किया गया और उसको लेकर जो नाराज़गी है खासतौर से युवाओं की, तो ये विशुद्ध तौर पर देखें सीधे तौर पर युवाओं का आंदोलन नज़र आ रहा है। और कई दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में और तमाम जगहों पर इस तरह के आंदोलन पहले हमने देखे हैं। तो जाहिर है आज का जो आंदोलन है वो यदि और बढ़ता है तो जाहिर है उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं जो इससे पहले ही से सरकार से नाराज हैं। और नीतीश, यही एक कारण है मिनट कि में जो सरकार की दूसरी तरफ से तस्वीर के भी बारे जो में है बता दूं, ये दूसरी तस्वीर भी लीजिएगा। वो तस्वीर नेपाल की संसद की है, ये पार्लियामेंट परिसर की तस्वीर है काठमांडू में। आप देखिए इमारत के ऊपर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए। पार्लियामेंट की बाउंड्री के अंदर दाखिल होना, वहां जाकर के प्रदर्शन किया जाना, ये बताता है कि वहां स्थिति जो है वो कितनी विकट है। हमारे साथ एक पत्रकार नेपाल से इस वक्त जुड़ी हैं, एंजिना कार्की। एंजिना, कैन यू स्पीक टू अस इन हिंदी? कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? जी, अभी आंदोलन, आज का आंदोलन का रूप बहुत तेज हो रहा है। इतना नेपाल सरकार और जो जेएनजी का अलग आदमी है वो खास आदमी ने भी इतना नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन आज का आंदोलन काफी सशक्त हो रहा है, काफी विरोध में उतरा है, लोग प्रदर्शन कर रहा है। लोग ने शब्द भवन नया बानेश्वर में घुस के जाके प्रदर्शन किया था। और दूसरी चीज, आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के ओली के निवास दालता में भी काम के क्षेत्र में एंजिना, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। इफ पॉसिबल एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा। हमारी टीम दोबारा आपको कॉल करेगी। आपकी बात साफ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो बता रही थी, जितना हम समझ पाए कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है इस वक्त काठमांडू के अंदर। और ये हजारों की तादाद लगती है इस वक्त प्रदर्शनकारियों की जो काठमांडू में इस वक्त आपको सड़कों पर लोग उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये नेपाल की सरकार के लिए कोई बड़ा खतरा है या ऐसे मूवमेंट से सरकार निपट सकती है? फिलहाल विजय जी क्या लगता है नेपाल के इतिहास को देखते? नेपाल के इतिहास को देखते मतलब हो सकता है कि आज कोई बड़ा खतरा नहीं हो रहा हो, लेकिन इस खतरे से को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो पूरा, हमेशा मैं कहता हूँ कि यूथ जब सड़क पर आ जाए ना, तो उसको निपटने के लिए वो एक बड़ा खतरा होता है, वो बड़ा चैलेंज होता है। सरकार उससे कैसे निपटती है, कैसे करती है। ज़रूरी नहीं है कि आज सरकार खतरे में आ जाए, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलेगी, इस पर भी आपके लिए सवाल खड़ा हो सकता है। और राजशाही जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, नेपाल में राजशाही का एक बड़ा वो है दबदबा जी, तो वो दबदबा किस तरह से काम आ रहा है। और युवाओं का, और क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट कोई होता है। ये केवल सोशल मीडिया की पोस्ट बंद करने से काम नहीं चलता, वो ट्रिगर पॉइंट के तौर पे काम में आता है। अंदर बहुत समय से जो है, पिछले 2-3 साल से ये लगातार चल रहा था। हमारे नेपाल में भी बात होती, बहुत सारे मित्र लोग, लेकिन वो दबाव वहाँ पर बना हुआ है, एक नाराजगी वहाँ पर थी। ट्रिगर पॉइंट किसी भी आंदोलन को अराजक बना देता है। ये तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। 1971 में गुजरात में जब छात्र आंदोलन हुआ था, जब कैंटीन की सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए, चार्जेस बढ़ाने के लिए जब हुआ था, तो चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी उस समय, और समय नारे लग रहे थे चिमन चोर करके। कुछ और तस्वीरें आई प्रदर्शनकारियों की। यहाँ तो गोली चल गई, एक प्रदर्शनकारी युवक की मौत हो गई है। तो यहाँ से ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा रूप भी जो है वो ले सकता है। नीतीश की लगातार बात हो रही है काठमांडू में, वो आपको वहाँ के हालात जो हैं इस वक्त वो बता रहे हैं। जो है बेरोजगारी बहुत चरम पर है जी, और अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, और लगातार अस्थिर सरकारों ने वहाँ बड़ा अस्थिरता का वातावरण पैदा किया है। तो जो विजय जी कह रहे हैं, ये तो खाली ट्रिगर पॉइंट है। ये सारा असंतोष जो है ये वो है, जिस तरह से यूथ सड़कों पर निकला है। तो मुझे लगता है कि ये खाली यहीं रुकने वाला नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात है ये कि ये लीडरलेस है, कोई संगठन नहीं है इनके साथ, स्पॉन्टेनियस है। अगर अराजकता होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन नेतृत्व इनका करेगा, ये स्थिति भी झंडे वंडे लेके तो दिख रहे हैं सर लोग। अलग अलग मूवमेंट ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे फिर होता उसके है, बाद उसकी लीडरशिप संगठन होगा। एक बार नीतीश से हम और अपडेट ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? बिल्कुल। अच्छा देखिए, कुछ और तस्वीरें हैं ये, और ये ऐसा लग रहा है कि ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीर है। ये काठमांडू से आई। इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं। क्या श्रीलंका जैसा कुछ होने वाला है नेपाल के अंदर? श्रीलंका में याद कीजिए, राष्ट्रपति के पैलेस में, वो तो महल ही था, पैलेस में जनता घुस गई थी, वहां के राष्ट्रपति को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये वैसा ही कुछ मोमेंट लग रहा है नेपाल के लिए। श्रीलंका, बांग्लादेश की, हाँ, शेख हसीना को भाग के यहाँ आना पड़ा।
तो दोनों जगह पर वैसा ही चल रहा था। सामने देखिए पुलिस जो है वो शील्ड्स लिए हुए खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये लग रहा है कि वही संसद परिसर की ही तस्वीरें इस वक्त ये हैं। अब नीतीश, अगर ये छात्र संसद परिसर के अंदर दाखिल होने में आमादा है और कुछ लोग तो दाखिल हो भी गए थे, तो ये तो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे बिल्कुल चरमरा सा गया काठमांडू में। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर अभी कहना मुश्किल है कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी आंदोलन के लिए लोग सड़कों पर हैं उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से पुलिस लगातार वहाँ पहले आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, अब गोलियां चला रही हैं, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पर होंगे। और संसद भवन के अंदर वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई भीड़ को, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उनको रोक नहीं सकी और संसद भवन के ऊपर जो है कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ पर चढ़ गए हैं और लगातार वहाँ पर पुलिस गोलियाँ चला रही हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक की मौत की अभी पुष्टि हुई है, बाकी लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों को गोलियां लगी हैं वहां पर। चूँकि जिस तरह से भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ी और अंदर आ गई, उसके बाद पुलिस जो है बिल्कुल एक तरह से कहें कि हताश हो गई और उसने आनन फानन में गोलियां चलानी शुरू कर दी है। और अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आसपास के कुछ ज़िलों से भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ भी पुलिस जो है वहाँ भी लोग जो है वहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो कुछ सोशल साइट्स एक्टिव थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, नियमों का पालन किया था, उनके जरिए ही ये आंदोलन जो है खड़ा हुआ। अन्यथा लोगों के लिए एक साथ जुटना इस तरह काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये आंदोलन जो है युवाओं का आंदोलन था, जिसमें कोई राजनीतिक दल का समर्थन साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे हालात में लोगों का जुटना संभव हुआ कुछ सोशल साइट्स के जरिए, जिसमें टिकटॉक की एक बड़ी भूमिका है। और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा गया कि यदि वो अपना कार्यालय नहीं खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फिर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाते हैं कि जिसमें हमारे लिए जब आवश्यकता ऐसी हो, जब इस तरह की परिस्थितियां आएँ कि हम उस कंपनी से ये अपेक्षा करें, सोशल साइट से अपेक्षा करें कि उन कंटेंट्स को हटाए, उनको ब्लॉक करे, तो तब तक हम ये आगे नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि आखिरी समय में सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर सरकार ने जब बैन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो युवा हैं वो भड़क गए। और आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो सोशल साइट्स है वो लोगों की ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है, ख़ासतौर पर जो युवा हैं इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों को ये लगा कि उनके अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो राजशाही के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसको दबाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, क्योंकि अंदर अंदर जो लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है सरकार को लेकर, वो भी चलता हुआ नज़र आ रहा था। और यही कारण है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, युवा इसमें काफ़ी संख्या में है। हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहाँ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। नीतीश बता रहे हैं आपको काठमांडू का ताजा हाल, वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। संसद परिसर के बाहर देखिए कितनी भीड़ है इस वक्त, पत्थर चला रहे हैं यहाँ से नौजवान, नारे लगा रहे हैं, और वहाँ सामने पुलिस जो है, सुरक्षाकर्मी वो शील्ड लेकर के खड़े हुए हैं। गोली भी चली है वहाँ पर, ये बताया नीतीश ने। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है। देखिए पुलिस वालों को घेर करके उनके ऊपर लोग जो हैं कुछ जूते, चप्पल, पत्थर ये सब बरसा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी अपील भी कर रहा है कि नहीं, पुलिस वालों को न मारें। ये देखिए, ये बड़ी नाटकीय तस्वीरें इस वक्त काठमांडू से आती हुई आपको दिखाई दे रही है। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर, और वहाँ जो अभी बात नहीं हो पाई, नेटवर्क सभी का खराब है। अच्छा, नेपाल बातचीत होने की स्थिति नहीं, इस वजह से वो जो अभी आपने बातचीत शुरू की थी वो नहीं हो पाई। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी जा रही है, और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि काठमांडू अब पूरी तरह से छात्रों के कब्जे में है। सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस प्रशासन या अर्धसैनिक बलों के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको रोकना चाहते हैं कि कब तक उसको रोक पाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्र निकले, राजशाही समर्थक हैं, छात्र हैं, एक वर्ग जो इस सरकार को नहीं चाहता है वो भी इस पे निकले हुए हैं, तो क्या वो लोग ये चाहेंगे कि अब सरकार को बदलने की तरफ यह आंदोलन जाए, या इनकी मांग कहीं जाकर रुकेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हालात बहुत खराब है। एक बार फिर हमारे साथ एंजिना कार्की जुड़ी हैं, नेपाल की पत्रकार हैं। जी एंजिना, अगर आप इस वक्त वहां जो कुछ हो रहा है हमारे दर्शकों के लिए बता सकें, काठमांडू में क्या हालत है? अभी काठमांडू का स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। काठमांडू के बानेश्वर एरिया और कईयों इलाके में कर्फ्यू जारी हो रहा है। गृह प्रशासन में, सरकारी पक्ष में वो फोन नेटवर्क भी टूटा रहा है।
टुटाने की कोशिश कर रहा है, नेटवर्क भी अच्छा से नहीं चल रहा है और नेपाल की स्थिति बहुत भयानक है। आज का आंदोलन सड़क में जैन जी का आंदोलन का प्रदर्शन है। जैन जी का मांग यही है कि सामाजिक संजाल बंद क्यों किया है, नेपाल के भ्रष्टाचार करके नेपाल से पैसा बाहर क्यों लगा है, और दूसरी मांग है कि नेपाल में रोजगार सृजन क्यों नहीं किया है। और नेपाल में जब लोकतंत्र और गणतंत्र आया, गणतंत्र के नाम से, लोकतंत्र के नाम से जैन जी का ये आरोप है कि आपके परिवार के लिए सिर्फ ये गणतंत्र और लोकतंत्र है और हमारे लिए भी है। ये प्रश्न उठ रहा है। नेपाल के सड़क जल रहा है। नेपाल के सड़क काठमांडू नहीं बल्कि बाहर के सड़क भरतपुर, विराटनगर, पोखरा, धरान, कईयों इलाके में आग से जल रहा है। वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां भी एंजिना, आप बता रही हैं कि ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट, ये केवल काठमांडू में नहीं और इलाकों में और शहरों में भी हो रहे हैं। वो और शहर नेपाल के बाहर, काठमांडू के बाहर, राजधानी के बाहर 27 शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, इनकी कोई खास स्पेसिफिक मांग है जो ये सरकार से मनवाना चाहते हैं? बॉर्डर एरिया में जो नेपाल और भारत के सीमाना में भी ये आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके वजह से नेपाल और भारत के सीमाना कड़ाई कर रहा है और ये मांग है कि खास मांग क्या है कि नेपाल के भ्रष्टाचार बेसिक के कारण युवा लोग जो है ना, जैन जी जो 28 साल के लोग, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ रोजगारी नहीं मिलते हैं। आफ्टर +2 पास के बाद, उसके मैट्रिक पास के बाद वो अपने घर छोड़ के वो देश के बाहर जाने मजबूरी है रोजगारी के लिए। तो इसके तो फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन जब नेपाल सरकार ने घोषणा किया, ऐलान किया कि सामाजिक संजाल बंद करने के, उसके बाद में आज का आंदोलन आग से जल रहा है। ये बताइए कि ये किसी यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब कोई लीडर है इनका, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक्टिव है? ये इन लोगों का नेता कौन है? नहीं, अभी क्या है, इसमें कोई नेता लोग नहीं है, कोई लीडर नहीं है, इसमें भाषण वासन वाला कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट का बैनर लेके आंदोलन में किया था और संसद भवन के आप दृश्य में देख सकते हैं कि वहां भी वो बैनर लेके संसद भवन में कईयों आदमी घूम किया है, वहां प्रदर्शन कर रहा है। और खास मांग ये वो नहीं है, इसमें लीडर नहीं है, लेकिन जो नेपाल के रूलिंग पार्टी का फर्स्ट लीडर का नेता लोग है, उसके दूसरे लीडर का नेता ने इसको भी सपोर्ट सामाजिक संजाल के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से ये सपोर्ट भी किया था और सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन उसमें नेपाल के माओवादी प्रचंड भी सपोर्ट किया था, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने ने भी सपोर्ट किया था, कांग्रेस के नेता, बड़े लोग नेता, वो मनीष छात्रा का भी नातेदार है, वो शेखर कोयला भी सपोर्ट किया था। इसी तरह से सपोर्ट भी आ रहा है। जी, अच्छा, इसमें सरकार का कोई पक्ष आपको पता चला? सरकार क्या कह रही है इस प्रदर्शन के सामने? तो सरकार अभी थोड़ी देर में मंत्रिपरिषद का बैठक बैठने वाला है। वो बैठक बैठने के बाद में मेरे ख्याल में कुछ वो ले सकता है, कुछ ऐलान ले सकता है, कुछ ये कार्यक्रम का और ये आंदोलन का कुछ निर्णय ले सकता है। लेकिन अभी तो आंदोलन का दमन कर रहे हैं। प्रहरी ने गोली चलाया, कई लोग घायल है, 3-4 लोग का मौत हो चुका है। एक पत्रकार बहुत घायल है, वो मेरे साथ में थे, और बाकी आदमी अभी हॉस्पिटल इलाज में है। ये आंदोलन ये भी कर सकता है कि नेपाल के आंदोलन का मोडालिटी वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा मोडालिटी में जा रहा है। अरे ये बताइए, कुछ तस्वीरों में दिख रहा था कि वो वहां की पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए थे, वहां और क्या हुआ संसद परिसर में? संसद परिसर में अभी आज तो संसद नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट से तो नहीं था, लेकिन वहां कर्फ्यू और ये नहीं था, कड़े सुरक्षा भी इतना नहीं था, क्योंकि ये आंदोलन को सरकार ने इतना वो वैल्यू भी नहीं दिया था। वो बोल रहे थे कि ये जेन जी मीन्स वो टीनेजर्स इसका आंदोलन है, इसका अनुभव नहीं है, ये आंदोलन इतना नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर में आंदोलन इतना तेज हो रहा है कि वो उसके दिमाग में और ये इतना वो जो उसने वैल्यू नहीं दिया था, ये आंदोलन का अलग धार से परिवर्तन हुआ था अचानक। इसके बाद में अभी मंत्रिपरिषद का बैठक राजधानी में बैठने वाला है, उसके बाद में वो मेरे ख्याल में कुछ निर्णय ले सकता है। ठीक, एंजिना, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंजिना कार्की, नेपाल की पत्रकार, वो इन प्रदर्शनकारियों के बीच में से ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। 3-4 लोगों की मौत हुई है, उन्होंने बताया, पुलिस की गोली से, और कई लोग इसमें घायल हैं। उन्होंने कहा कि हालात
बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे भी बन सकते हैं नेपाल में, ये वो खतरा जाहिर कर रही हैं, क्योंकि ये यूथ बहुत गुस्से में है, युवा बहुत गुस्से में है। बेरोजगारी, नौकरियां नहीं हैं वहां पर, महंगाई, इसके अलावा अब ये जो आखिरी बात जो कि जिसके बाद पानी सर से गुजर गया, सारे सोशल मीडिया पर बैन लगा देना वहां की सरकार का। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में वहां की मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें कुछ फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं। एक और पत्रकार हमारे साथ अरुण देव जोशी वो जुड़ गए हैं इस वक्त। जोशी जी, काठमांडू की सड़कों पर पार्लियामेंट में लोग दाखिल हुए, ऐसी तस्वीरें बता रही हैं, हजारों लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्या परिस्थिति और वहां पर है ऐसी? जी, हजारों की संख्या में ये जैन जी जो 14 से 28 साल के लोग हैं, इनके बुलाने पर लोग सड़क में आए थे। उसी उम्र समूह के लोग थे जो संसद में आ गए थे। तो शांतिपूर्ण होने का माइतीगढ़ एक जगह है, वहाँ से प्रदर्शन शुरू होना था और संसद भवन तक मार्च करने वाले थे। लेकिन संसद भवन में जो पुलिस बैरिकेड था वहां तक पहुंच के आंदोलनकारी रुक गए थे, लेकिन अचानक बैरिकेड तोड़ के लोग संसद भवन तक घुस गए। उसके बाद वहाँ अश्रु गैस और गोली चलने की खबर भी है, रबड़ की गोलियां चलने की खबर भी है, और गोली चलने में एक आदमी मारा गया ऐसा भी खबर है, और एक गंभीर घायल है, और 30 से 40 लोगों को घायल होने का खबर है। अभी कुछ लोगों की क्या मृत्यु भी हुई है? एक की मृत्यु होने की खबर है अभी तक। अस्पताल स्रोत के अनुसार एक की मृत्यु हुई है, लेकिन वो कौन है ये अभी कुछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई बयान आया इन लोगों को मनाने के लिए या इनकी शर्तों पर बात करने के लिए? सरकार तैयार है क्या? सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं आया। लोग आंदोलन के लिए काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, बोल रहे थे कि जब से सोशल मीडिया बंद हुआ उसके बाद से लोगों ने अल्टरनेटिव मीडियम ढूंढ लिया है सोशल मीडिया में जाने का। जैसे टिकटॉक खुला है, टिकटॉक काफी पॉपुलर भी यहाँ से, टिकटॉक में एक मुहिम चला। उसके बाद आने का ये जेन जी पॉपुलेशन है, ये टेक्नोलॉजी से काफी माहिर है टेक्नोलॉजी में, तो अनेक उपाय निकाल के जो बंद है वो साइड भी वो लोग खोल लेते थे। उनके बाद रुक किया, तब भी सरकार ने कोई एड्रेस नहीं किया। तो उल्टा प्राइम मिनिस्टर की ओर से गैर जिम्मेवाराना उनकी आंदोलन जो अभिव्यक्ति आई उससे और शायद आंदोलनकारी और भड़क गए, इसलिए हो सकता है कि ये घटना यहाँ तक पहुंची। जोशी जी, बहुत धन्यवाद आपका। अरुण देव जोशी जी ने काठमांडू से बता रहे थे वहां के हालात। इन्होंने कहा एक व्यक्ति की मौत है। हम इनसे पहले जिनसे बात कर रहे थे नेपाली पत्रकार, उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, सीधा टकराव इनका वहां सुरक्षा बलों के साथ हो रहा है। आज वहां पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, लेकिन सुरक्षा को भेदते हुए ये प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट के अंदर दाखिल भी हो गए। अब हमारे साथ अभय पराशर हमारे संवाददाता वो जुड़े हैं। अभय, लगातार बात कर रहे हैं अपने नेपाल के अपने सूत्रों से, क्या खबर निकल के आ रही है अभय? मौत की बात है, गोली लगने की बात है, उसमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट ऑफिस के अंदर जो वहाँ का सिक्योरिटी विभाग है उनसे भी बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों को अस्पताल जरूर ले जाया गया है, लेकिन क्या उनकी मौत हुई है इसको लेकर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। क्योंकि जैसे ही असल में ये पहले से एक पूरा प्लान था, सोशल मीडिया बैन होने के बाद जितने यंगस्टर्स हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनका आज ये प्लान था कि वो पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। जिस तरीके से वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है। लेकिन इनके साथ ही जो कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरपीपी पार्टी की बात करें, सीपीआई की बात करें, वो उन लोगों ने भी, जो उनके कार्यकर्ता हैं, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। जो शुरू से एक लड़ाई चल रही है कि राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो लोग थे, उन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और टकराव तब हुआ जब पार्लियामेंट, क्योंकि आज वहां पर बंद था, छुट्टी थी, लेकिन गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उसी दौरान जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी थी, नेपाल पुलिस जो वहां पर बाहर लगी होती है, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, कुछ रबड़ बुलेट जो हैं वो चलाए गए प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। उनको वहां से खदेड़ा गया। फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कुछ जो घायल प्रदर्शनकारी थे, जिसमें कुछ यूथ्स भी हैं और कुछ अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनको अस्पताल में भेजा गया है। अस्पताल से हम कोशिश कर रहे हैं एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है।